नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के कुरार परिसर के केबल फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी। घटना बुधवार सुबह की। नागपुर नाबालिग गैंगरेप मामले में शहर में राजनीति गरमाई। भाजपा महिला मोर्चा ने उठाया महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। और वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रणजीत देशमुख के जीवन पर आधारित पाप मानुस पुस्तक का हुआ विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के कुरार इलाके में एक केबल फैक्ट्री में लगी आग की घटना सामने आ रही है। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, जबकि इस आग पर नियंत्रण करने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौजूद थी। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई, जबकि फैक्ट्री के पास की आसपास की दुकानों को भी खाली किया गया। केबल फैक्ट्री में आग लगने की घटना बुधवार तड़के की बताई जा रही है, जबकि अब तक आग में किस तरह की जनहानि नहीं हुई है। इस आग से केबल फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। आली गाड़ी आली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आली। नागपुर में हुए नाबालिग गैंगरेप मामले में अब शहर में राजनीति गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री अश्विनी जिचकार द्वारा पत्र परिषद लेकर नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल निर्माण करते हुए राज्य सरकार पर सवाल निर्माण कर दिए हैं। इस दौरान नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने दुख जताते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आए नाबालिग गैंगरेप मामले में एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ भले ही जारी हो, लेकिन इस घटना से नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल तो निर्माण कर दिया है। इसी कड़ी में अब इस विशेष शहर की राजनीति भी गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा शहर के प्रेस क्लब में एक पत्र परिषद ली गई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अश्विनी जिचकार ने नागपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए अब नागपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर ही सवाल निर्माण कर दिए हैं। इस नागपुर शहर में 19 जुलाई को जो दुर्दैवी घटना एक 17 वर्षीय अल्पवयीन लड़की के ऊपर घटी है, वो बहुत ही मन को और हृदय को चीर डालने वाली है। इस घटना में जिस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो 3 घंटे में 2 बार सामूहिक बलात्कार हुआ है। और अगर किसी अल्पवयीन लड़की के ऊपर इस उप राजधानी में ऐसा हुआ है तो हम सब महिलाएं
नागपुर शहर और महाराष्ट्र की महिला मोर्चा इस बात का निषेध करते हैं। यह नागपुर की जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा, यह पूरी तरह नाकाम हुई है। पेट्रोलिंग में कहीं तो भी पुलिस यंत्रणा कम पड़ गई है। महाराष्ट्र सरकार जो निकम्मी सरकार है, तीन तिगाड़ी काम बिगाड़ी सरकार है, इनको महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में कोई भी संवेदनशील संभावनाएं है ही नहीं इनकी कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। नागपुर शहर कभी ऐसा शहर था जहां महिलाएं बहुत सुरक्षितता से बाहर निकलती थी रातों बेरात, पर आज के इस घटना से 19 तारीख के हम सब डरे हुए हैं। इस नागपुर की महिलाएं असुरक्षित होने के कारण हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इस चीज का निषेध करते हैं कि ऐसे घटनाओं के ऊपर अगर आपकी सरकार टिकी हुई है तो ये बहुत गलत है। मेरे ख्याल से हम आज यहाँ जो बैठे हैं ना, महिला मोर्चा, किसी के दुख और संवेदन को जानते हैं और एक महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है करके यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर मैं किसी पक्ष की, राजकीय पक्ष की नेता हूँ तो मेरे को तो यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वाचा नहीं फोड़ूंगी तो मेरे ख्याल से कोई कॉमन औरत जो चूल्हा चौका करती है वो भी मेरे साथ में नहीं आएंगी भाई। और वो बहुत संवेदनशील विषय है जिसको क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। पत्र परिषद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी द्वारा नागपुर नाबालिग गैंगरेप प्रकरण की निंदा की गई। शहर में पुलिस व्यवस्था और राज्य सरकार को इस परिस्थिति का जिम्मेदार भाजपा महिला मोर्चा द्वारा ठहराते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग भाजपा महिला मोर्चा द्वारा की गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और विदर्भ के वरिष्ठ नेता रंजीत देशमुख के राजकीय जीवन पर आधारित बाप मानुस नामक पुस्तक का विमोचन मंगलवार को शहर के प्रेस क्लब में किया गया। इस पुस्तक को उनके बेटे और पूर्व विधायक आशीष देशमुख द्वारा लिखा गया है, जो उनके पिताजी के राजकीय जीवन पर आधारित होने की बात आशीष देशमुख ने बताई है। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान नागपुर तत्वावधान में मंगलवार को पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता आशीष देशमुख द्वारा लिखित बाप मानुस पुस्तक का विमोचन प्रेस क्लब में किया गया। इस दौरान आशीष देशमुख ने बताया कि उनके द्वारा लिखित किताब उनके पिता रंजीत देशमुख के जीवन पर आधारित है। रंजीत देशमुख ने अपने जीवन में राज्य के मंत्री से लेकर कांग्रेस प्रदेश तक का पदभार संभाला है। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। उन सारी बातों को इस किताब के माध्यम से सबके सामने लाने की कोशिश आशीष देशमुख ने की है, जिसका विमोचन मंगलवार को किया गया। या पुस्तकाचं मान्यवरांच्या हस्ते डिजिटल प्रकाशन होणार आहे। प्रकाशन झालं असं की आता फोटो यांच्यावर मी हे जे पुस्तक लिहिलं आहे, रणजित देशमुख नावाचा बाप माणूस, खऱ्या अर्थाने त्यांच्या जीवनाचं हे आत्मचरित्र आहे। आणि त्यांनी लहानशा पंचायत समितीच्या सभापतीपासून ते विविध खात्याचे मंत्री, काँग्रेसचे राज्याचे 2दा प्रदेशाध्यक्ष आणि या राज्याचं नेतृत्व, मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं जे स्वप्न आहे, या सर्व संदर्भामध्ये मी याच्यामध्ये विविध विषयांवर उलगडा केला आहे। नक्कीच या पुस्तकांच्या माध्यमातून या राज्याच्या राजकारणावर पुष्कळसा प्रकाश पडू शकेल आणि याच्यामध्ये जे काही लपलेलं आहे ते राज्यासमोर आलं, नक्कीच त्याच्यामधून पुष्कळ नवीन एक विषय सर्वांसाठी निर्माण होऊ शकतील। पण रणजित बाबू देशमुख हे विदर्भातलं काँग्रेसचं सर्वात मोठं जे नेतृत्व होतं, जे या राज्याच्या राजकारणावर अधिराज्य करत होतं, अशा या माणसांवर मुलगा नात्याने मी जे पुस्तक लिहिलं आहे ते आज लोकांना अर्पित करतो आहे। आज त्याचं विमोचन सन्माननीय मधुकररावजी भावे यांच्या हस्ते पार पडलं। यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम इथे झालेला आहे। नक्कीच सगळ्यांना विनंती आहे की हे पुस्तक आपण वाचावं आणि संपूर्ण त्याच्यामध्ये जी माहिती मिळेल ती नक्कीच आपल्याला वाखाणण्याजोगी राहील। ऑनलाईन पण प्रकाशन आहे काय? ऑनलाईन पण प्रकाशन आम्ही केलं आहे आणि ते देखील
रणजितदेशमुख.in या वेबसाईटवर आपल्याला पाहायला मिळेल. रणजितदेशमुख.in. हो, हे पुस्तक लिहावं असं का वाटलं? हे नक्कीच बघा, प्रत्येक राजकारण्याच्या जीवनामध्ये जे चढ उतार येतात त्यांच्या मागे जे रोचक किस्से असतात ते जनतेसमोर यावे. शेवटी राजकीय नेता आणि त्याच्याबद्दल असलेलं कुतूहल किती असलं तरी तो एक सामान्य माणूस असतो. त्याला देखील एक मनामध्ये त्याच्या भावना असतात काहीतरी करून दाखवण्याची. कोरोना के अनलॉक में राहत नहीं देने से त्रस्त नागपुर शहर के व्यापारियों ने लंबी बैठक के बाद तय किया है कि वे अपनी आवाज़ कोर्ट के समक्ष उठाएंगे. वहीं से व्यापारियों को न्याय मिल सकता है. वोट देकर जिन नेताओं को कुर्सी पर बैठाया उनसे न्याय मिलने की आस खत्म हो गई है. लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में व्यापारियों के आंसू निकल आए. विरोध करने के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन अंत में कोर्ट जाने के निर्णय पर एकमत से सहमति जताई गई. इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो 72 घंटे के अंदर कोर्ट में PIL दाखिल करेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में 20 से ज़्यादा व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. इनका कहना था कि नेताओं के पास जाने से न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने केवल टाइम पास करने का काम किया है. इसलिए अब अदालत का दरवाजा ही खटखटाना बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही जब भी पालक मंत्री शहर में आएंगे उनका घेराव किया जाएगा और उन्हें भावनाओं से अवगत कराया जाएगा कि जारी आदेश से व्यापारी संतुष्ट नहीं है. दीपेन अग्रवाल, मिक्की अरोरा, तेजिंदर सिंह रेनू और दिलीप कामदार ने कहा कि विदर्भ के साथ सरकार अन्याय कर रही है. सोमवार को जो आदेश जारी किया गया उसमें नागपुर को लेवल 3 में ही रखा गया है, जबकि परिस्थिति लेवल 1 की है. जबकि ठाणे, नवी मुंबई और पालघर की स्थिति दयनीय है. उसके बाद भी वहां पर रेस्टोरेंट, बार और होटलों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. यह अनुमति वहां के आयुक्तों ने दी है, जबकि अपने यहाँ के आयुक्त और जिला अधिकारी को अधिकार ही नहीं दिए गए हैं. इससे यही लगता है कि राज्य सरकार विदर्भ और नागपुर के लोगों और व्यापारियों के साथ केवल खिलवाड़ कर रही है. सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आज मीटिंग हुई. कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बातें सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि संघर्ष समिति हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी. गार्डियन मिनिस्टर नागपुर के जो है आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, उनका घेराव किया जाएगा पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके परिवार के साथ. आज नागपुर में लगभग 0 केसेज है, तो उसके बावजूद भी लेवल 1 लागू नहीं किया जा रहा है जो गवर्नमेंट ने फार्मूला अडॉप्ट किया था. आज जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनकी रोजी रोटी का क्या और ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करेंगे. तो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लिए या तो रिलैक्सेशन, टाइमिंग में छूट और नहीं तो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट वो करें. हम लोग व्यापार करते हैं, कोई डकैत और वो तो है नहीं. हम व्यापार कर रहे हैं और वी आर डिमांडिंग अवर राइट दैट वी हैव द राइट टू डू बिजनेस. तो समय भले दिया गया हो और शाम से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और 4 बजे के बाद आप लोगों को खुलने की परमिशन तब भी नहीं थी, अब भी नहीं. ये मेरे ग्रैंडसन जो 4 साल का है उसको भी मालूम है कि शाम को ही होटल चलता है. वो बोलते पापा आपका शाम को जब होटल चलता है आप घर आ जाते हैं. अब वो 4 साल के बच्चे को भी मालूम है तो सरकार को भी मालूम होना चाहिए और हर जनता को मालूम है. अब ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि शाम के समय में रेस्टोरेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है. अब वो 4 बजे का लॉजिक तो कोई समझ में नहीं आता कि 4 बजे के बाद आप नहीं जा सकते या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते. दूसरा मेरा कहना ऐसा है, जहाँ सब SOP के तहत हम लोग चलाते हैं, सब SOP मेंटेन करते हैं, हाइजीनिक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों? और जो अनहाइजीनिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो पूरे रास्ते भर में चालू है, चाट काउंटर्स चालू है और स्ट्रीट में चालू है, ढाबे चालू है, जहाँ कोई SOP फॉलो नहीं होता है, वो पूरा बिजनेस रात के 12 बजे तक चल रहा है. जो टैक्स भर रहा है, जो GST भर रहा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, जो इनकम टैक्स भर रहा है, जो एक्साइज फीस लिया है, उसी को रिस्ट्रिक्शन है. जो नहीं कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, वो पूरा खुलेआम चालू है. तो ये नीति हमको समझ तो बाहर है. आप लोग जो हाईकोर्ट मंगलवार को एक और जहां 10वीं CBSE का परिणाम घोषित किया गया, वहीं दूसरी और 12वीं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी परिणाम भी जारी किया गया. इससे पहले घोषित परिणाम की तरह ही इस बार भी जिन छात्रों ने पंजीयन कराया था वे सभी उत्तीर्ण हो गए. कई स्कूलों का परिणाम 100% रहा, वहीं 90% से अधिक अंक लेने वाले छात्रों की संख्या अधिक रही.
मंगलवार को सीबीएसई 10वीं का परिणाम दोपहर 12 और स्टेट बोर्ड 12वीं का परिणाम शाम 4 बजे घोषित किया गया। 10वीं में सीबीएसई के करीब सभी स्कूल का परिणाम 100% रहा। 90% से अधिक अंक पाने वाले छात्र अधिक रहे। वहीं 12वीं स्टेट बोर्ड में नागपुर विभाग का कुल परिणाम 99.61% रहा। नागपुर जिले में 56,667 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। इनमें 56,450 छात्र उत्तीर्ण हुए। नागपुर विभाग में चंद्रपुर जिला अव्वल रहा। चंद्रपुर जिले का कुल परिणाम 99.82 रहा। वहीं सबसे कम परिणाम 99.54% भंडारा जिले का रहा। इस बार परीक्षा नहीं होने से 10वीं का परिणाम 9वीं और 10वीं की यूनिट टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया। वहीं 12वीं का परिणाम 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं के 40% मूल्यमापन के आधार पर तैयार किया गया। सट्टेबाजी के शौक में एक युवक ने काम धंधा छोड़कर चोरी शुरू कर दी। पहले एक दुपहिया वाहन चोरी किया, फिर चोरी के वाहन पर सिलेंडर चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने चोरी करने वाले युवक वैद्यनगर नारा निवासी शैलेश रोहिणी प्रसाद मिश्रा और चोरी का माल बेचने वाले आर्यनगर निवासी गजेंद्र उर्फ गोली हरि राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभुनगर निवासी प्रभाकर बावनकुले विदर्भ गैस एजेंसी में सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है। 2 अगस्त की सुबह सिलेंडर पहुंचाने के लिए नंदनवन के काशी अपार्टमेंट में गया था। वापस लौटा तो गाड़ी से 2 गैस सिलेंडर गायब थे। उन्होंने नंदनवन पुलिस से शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इसी तरह की वारदात लकड़गंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने शैलेश को गिरफ्तार किया था और वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने प्रभाकर की गाड़ी से सिलेंडर चोरी करने की कबूली दी। शैलेश ने बताया कि वह भी पहले गैस एजेंसी में काम करता था। सट्टेबाजी में काफ़ी रकम हार गया था। काम धंधा भी छोड़ दिया था। सट्टा लगाने के लिए उसने चोरी शुरू की। पहले गिट्टी खदान थाना क्षेत्र से एक दुपहिया वाहन चोरी किया। चोरी के वाहन पर सिलेंडर चोरी करने लगा। सिलेंडर के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि आर्यनगर में रहने वाला गजेंद्र उसका माल बेचता है। पुलिस ने आरोपियों से 10 सिलेंडर जब्त किए हैं। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर की सड़कें अब गांव की बन गई हैं। हाल तो गांव से भी बुरा नजर आता है, जब दर्जनों की संख्या में ये मवेशी सड़कों पर विचरण करते हुए नजर आते हैं। इन सब मवेशियों को पकड़ने के लिए मनपा द्वारा गठित टीम आराम कर रही है। मवेशियों को पकड़ने के लिए लगाए गए वाहन संविधान चौक पर ही खड़े रहते हैं। वाहन में कोई कर्मचारी भी नहीं होता, लेकिन मवेशियों की वजह से आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई एक्शन प्लान नहीं तैयार कर सके हैं। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर इन दिनों मवेशियों का राज है। सिटी के अंदर वाली सड़कों पर यह तस्वीर आम हो गई है। सभी सड़कों पर मवेशी आराम से टहलते हुए मिल जाएंगे। इन मवेशियों के इस तरह मेन सड़कों पर घूमने से कई बार हादसे हुए हैं। मवेशियों के डर के वजह से वाहन चालक अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़क पर मवेशियों को बैठा देख वाहन चालक रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। कभी कभी तो मवेशियों के कारण रॉन्ग साइड पर चलते हुए कई हादसे भी हो चुके हैं। ज़्यादातर हादसे शाम और रात के वक्त हो रहे हैं। इसके अलावा मवेशी बीच सड़कों पर ही चलते हैं, जिससे हादसे का डर हर वक्त बना रहता है। मेन रोड पर अचानक से मवेशी के सामने आने से वाहनों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण कभी कभी बड़े हादसे भी हो जाते हैं। मवेशियों को सड़क से हटाने का अब तक कोई ठोस प्लान नहीं बन सका है।
आवारा मवेशियों का राज सिटी की सड़कों पर इस कदर हो गया है कि जब मवेशी रोड क्रॉस करते हैं तो वाहन चालकों को उनके जाने का इंतजार करना पड़ता है। पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाले गैंगरेप प्रकरण में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रेलवे स्टेशन पर कार्यरत 2 कुलियों ने भी पीड़ित किशोरी से रेप किया था। मामला प्रकाश में आते ही दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी तलाश में एक टीम राजस्थान रवाना हो गई है। फरार आरोपियों में रामदयाल बाबू गुर्जर और दिनेश किरोड़ी गुर्जर का समावेश है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। न्यायालय ने उन्हें 5 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। ऑटो चालकों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे मेयो अस्पताल चौक पर छोड़ा था। वह वापस रेलवे स्टेशन पर लौटी। यहाँ रामदयाल और दिनेश से उसकी मुलाकात हुई। दोनों ने भाप लिया कि लड़की अपने घर से भागकर आई है। मंगलवार के दिन पीड़ित किशोरी को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल उसे बाल संरक्षण केंद्र में रखा गया है। मेयो अस्पताल में उपचार के दौरान पीड़िता के हाथ में पिन यानी टाचनी पाई गई थी। सर्जरी के बाद उसके हाथ से 8 पिन निकाल दी गई है। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि गुस्से में वह अपने हाथ में पिन टोच लेती थी। अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में सोचकर वह इस कदर परेशान हो जाती थी कि खुद को नुकसान पहुंचाने लगती थी, इसीलिए उसने हाथ में पिन टोची थी। उपराजधानी के शहर में जिला भूमि अभिलेख विभाग के उपसंचालक नहीं होने के कारण अपील लंबित होने पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने 4 सप्ताह के भीतर जिला भूमि अभिलेख उपसंचालक की नियुक्ति करने के आदेश राज्य के राजस्व व वन मंत्रालय के सचिव को दिए। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 2.5 वर्षों से भूमि अभिलेख अधिकारी के रूप में किसी भी अधिकारी की स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे महत्वपूर्ण विभाग का यह पद रिक्त पड़ा है। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्ति के बाद में भले ही निराकरण किया गया हो, लेकिन महाराष्ट्र भूमि राजस्व नियम के अनुसार सरकारी जमीनों को लेकर योजना के संदर्भ में इस विभाग का काफी महत्व है, जिससे विभाग संभालने वाले जिला भूमि अभिलेख उपसंचालक का पद भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे देखते हुए स्थायी रूप में उपसंचालक की नियुक्ति नहीं करना राज्य सरकार के लिए उचित नहीं है, जबकि पद रिक्त है। याचिका में भले ही पद रिक्त होने का हवाला दिया गया, लेकिन बाद में दायर अर्जी में बताया गया कि बाला साहब काले द्वारा इसका पदभार स्वीकार किया गया, जिनके द्वारा अब लंबित अपील पर सुनवाई की जा रही है। साथ ही उचित आदेश भी जारी होने की जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा उजागर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्राथमिक सुनवाई के बाद प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें 12 अगस्त तक जवाब दायर करने के आदेश दिए गए हैं। शाम के वक्त अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताने के लिए सिटी के लोग गांधी सागर पहुंचते हैं, लेकिन यहां आते ही उनका स्वागत एनएमसी द्वारा डंप कबाड़ और जब्त किए गए ठेले खोमचे करते हैं। यहाँ पर लोगों को गंदगी और अव्यवस्थाओं से भी 2-4 होना पड़ता है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक इसे व्यवस्थित करने का कोई प्लान नहीं बनाया और न ही कबाड़ हटाने की जहमत उठाई। गांधी सागर की पार्किंग के लिए बनाई गई जगह पर एनएमसी का कबाड़ सामान डंप है, जिसमें कचरा उठाने वाले छोटे रिक्शे और ट्रॉली तो है ही, साथ में समय समय पर अतिक्रमण दस्ता जब्त दुकानों का कबाड़ भी यहीं पर डंप कर जाते हैं, जिससे यहाँ आने जाने वालों को नज़ारा कुछ अच्छा नहीं लगता। बल्कि बदहाली देखकर वे भी इसे सुधारने के लिए प्रशासन के आदेशों की ओर तकते हैं। सिटी की सुंदरता बढ़ाने वाला ये गांधी सागर देखरेख और उपेक्षा के कारण आज बदहाल होता जा रहा है। प्रशासन द्वारा इसे दोबारा ठीक करने के लिए किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। उल्टा जिस विभाग पर इसे संवारने और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा ही यहाँ पर वेस्टेज और कबाड़ और जब्त सामग्री लाकर एकत्रित की जा रही है। इससे यहाँ दिन ब दिन अव्यवस्था फैलती जा रही है। गांधी सागर के उद्यान से लगे हुए द्वार पर ही कबाड़ एकत्रित कर रखा गया है। यह कई महीनों से इसी जगह पर है, आज तक इसे नहीं हटाया गया है। गांधी सागर पर लोग खाऊ गली का आनंद लेने यहाँ एक न एक बार जरूर आते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर कबाड़ को देखकर उन्हें गांधी सागर की बदहाली का भी अंदाजा लग ही जाता है। एसटी महामंडल के कर्मचारियों और अधिकारियों में एक बार फिर आक्रोश पनप रहा है। इस बार 7वें वेतनमान की मांग को लेकर महामंडल के कर्मचारी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह सभी महामंडल के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जा रहा है, उसी तरह एसटी महामंडल के कर्मचारी और अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
महामंडल कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की पहल अब तक नहीं की जा रही है, जिससे नागपुर एसटी महामंडल में काफी आक्रोश पनपते जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी यूनियन के साथ मिलकर एक बार फिर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। यूनियनों के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी कोई भी यूनियन खुलकर सामने नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि एसटी महामंडल में कई वर्षों से छोटे बड़े आंदोलन और हड़ताल कर 7वें वेतनमान की मांग की जा रही है, लेकिन शासन की ओर से किसी भी तरह की राहत कर्मचारियों को नहीं मिल रही है। पिछली सरकार के दौर में भी दीपावली के ठीक कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, लेकिन वह हड़ताल भी बेनतीजा रही। एसटी महामंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शासन से सभी महामंडल के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देना शुरू कर दिया है, लेकिन जब बात एसटी महामंडल की आती है तो इसे शासन के अंदर नहीं बताया जाता। एसटी महामंडल को अलग बॉडी का हिस्सा बताकर कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वें वेतनमान के लाभ से दूर रखा जा रहा है। सबसे पहले तकनीकी खामियों को दूर करना होगा, अन्यथा इस बार हड़ताल का सभी को समर्थन दिया जाएगा। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।